हमने क्या बताया, देखो धीरे धीरे समझते हैं हम, चूंकि एक ही बार में बहुत सारा चैप्टर के बारे में समझने जा रहे हैं, इसीलिए एक दो दिन इसमें लगेगा भी, तो भी टेंशन नहीं लेना, समझे। इसमें अगर एक दो दिन लगेगा भी कि हम लोग का बहुत सारा चैप्टर इसमें कवर हो जाने वाला है। हमने क्या बताया कि कभी भी किसी से तुलना किया जाता है तो उसको बेस कहा जाता है, या 100% कहा जाता है, या एक है, या टोटल है, या इनिशियल वैल्यू है, या फ्रैक्शन में अगर तुलना कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर है। और हर एक जगह इसका नाम अलग अलग है, लेकिन असल में काम एक ही है। बात समझे। रियल फंडा क्या है? बेस का, बेस मेथड। और यही बेस अगर परसेंटेज में बात किया गया तो 100% है, फ्रैक्शन में बात किया गया तो 1 है, टोटल हम लोग बोलते हैं, कुल बोलते हैं, है ना। कुल के बाद हम लोग इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। इनिशियल वैल्यू क्यों बोले, अभी समझ में आ रहा था। पहले हमने उसके बाद बताया कि एक तो ये जिससे तुलना किया जाता है वो है, उसके बाद तुलना कैसे किया जाता है, 2 तरह से तुलना किया जाता है, 3 तरह से तुलना किया जाता है। कितना तरह से? 3 तरह से। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। मैथमेटिक्स में या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। इसके अलावा और कोई चाचा भतीजा, बुआ भतीजा, उस टाइप का कोई रिलेशन इसमें नहीं है। समझ में आ रहा ना। या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो इक्वल होगा। हमने रेशियो पे अभी बताया। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को को 810 रुपये में खरीदा। 810 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 810 रुपये में खरीदा। 11.1/9% प्रॉफिट लेकर 11.1/9% प्रॉफिट लेकर उसने कितने में बेचा? ग्यारह पूर्णांक 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/9। क्या होता है? 1/9। तो बताओ कि हमने क्या बताया, बेस जिससे भी तुलना किया जाएगा उसको बेस कहा जाता है या इनिशियल वैल्यू कहा जाता है। तो अब बताओ कि पहले खरीदता है कि पहले बेचता है? तो पहले खरीदता है, तो इसका मतलब ये इनिशियल प्राइस होगा या इनिशियल वैल्यू होगा? बोलो, होगा क्या? इसका मतलब क्या है कि हमेशा का हमेशा आज के बाद ध्यान में रहेगा, हमेशा का हमेशा के लिए याद कर लो कि जब भी कॉस्ट प्राइस का जिक्र आएगा वह बेस होगा या इनिशियल वैल्यू होगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ होगा। चाहे मार्क प्राइस हो, चाहे सेलिंग प्राइस हो, उसके बाद ही कुछ ना कुछ होगा। तो पहले इनिशियल वैल्यू ये आया 810। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू का मतलब जिससे हम लोग तुलना करेंगे। अब जब जिससे तुलना करते हैं तो बेस, यहां पे हमने क्या लिखा है? डिनोमिनेटर। तो बेस आपको क्या देना है? जिससे हमने तुलना किया उसको। तो हमने किससे तुलना किया? कॉस्ट प्राइस से। तो 9 हमने दे दिया यहां पर। अभी प्रॉफिट पे बेच रहा है कि लॉस पे बेच रहा है? प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 9 में 1 बढ़ा देंगे कि घटा देंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब 9 रुपया का वस्तु कितने रुपया में बेच रहा है? 10 रुपया में बेच रहा है। ये रेशियो में आ जाता है। और 9 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको? 810 को। 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 810 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 90 को। 9 में 81 कट रहा है ना, 90। तो 10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 900। बात आ रहा कुछ समझ में? क्या इसको लिख लो जल्दी से। हाँ, फ्रैक्शनल वैल्यू हम बता देंगे कि जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू हम ऐसा बता देंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी से रिलेटेड दे दे रहे हैं, एकदम इसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 4,956 रुपये उधार लिए। 4,956 रुपये उधार लिए। एक व्यक्ति ने 4,956 रुपये उधार लिए। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1/7% था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1/7% था। 4 वर्षों के बाद उसे कितने मिश्रधन लौटाने पड़ेंगे? 4 वर्षों के बाद उसे कितने मिश्रधन लौटाने पड़ेंगे? सात पूर्णांक 1/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/14। 1/14। अब बनाओ। क्या बना? क्या देखो इधर 1/14 होता है, ये तो 1 वर्ष के लिए हुआ। कितना वर्ष के लिए हुआ? 1 वर्ष के लिए। और ये लौटा कितना वर्ष के बाद रहा? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष तक 1/14 लगेगा। तो टोटल इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1/14 गुना 4 लगेगा। बोलो, 1/14 गुना 4 लगेगा। लगेगा क्या? तो 1/14 गुना 4 लगेगा, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी टोटल इसको कितना लौटाना पड़ेगा? 2/7 एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ेगा? 2/7 बढ़ा के लौटाना पड़ेगा कि घटा के? बढ़ा के। तो जब 2/7 बढ़ा के लौटाएगा तो पहले वाला वैल्यू क्या होगा? 7। पहले वाला वैल्यू क्या होगा? और 7 में 2 बढ़ा के लौटाएगा, यानी अंतिम वाला वैल्यू क्या होगा? 9। तो हम क्या बोल सकते हैं? 7 बराबर 4956। 7 बराबर 4956। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 1 बराबर 708 हुआ। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? 9 बराबर 708 गुना 9 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 8 9 72। इसका मतलब लौटाना कितना पड़ेगा इसको? 6372। अगर पूछेगा कितना सिंपल इंटरेस्ट आया, तो हम बोलेंगे क्या कि 7 से 9 हुआ, कितना एक्स्ट्रा हुआ? और यही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना। बोलो जल्दी। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये मूलधन और ये क्या? मिश्रधन। तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करते हैं तो क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज आता है। तो देखो कितना आसान है। कहीं पे PRT/100 नहीं लगाना पड़ रहा है, कहीं पे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 का जिक्र नहीं हो रहा, सीधा सीधा हमसे रेशियो से बन जा रहा। तो हम क्यों फालतू का टेंशन मोल ले? बात आ रहा कुछ समझ में क्या? तो अगर 1 बराबर 708 आया है, तो 2 बराबर, अगर सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 गुना 708, यानी हम लोग बोल सकते हैं 1416 रुपया आंसर। बोल सकते हैं क्या? लिखो आप इसको। ये अभी तक हम लोग इंक्रीजिंग वैल्यू पे ही देख रहे थे, है ना?
अब एक दो क्वेश्चन डिक्रीजिंग वैल्यू पे ले लेते हैं, लेस देन पे। ठीक, हम क्या देख पा रहे हैं, हम किसी भी चैप्टर से लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब में एक ही चल रहा है, सब में कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है। तो फालतू का सभी में अलग अलग हम लोग कॉन्सेप्ट, हाँ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पर रेट को हम टाइम से क्यों गुना किए, उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बना जो रहे हैं वो रेशियो पे ही बना रहे हैं, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दे इसको। अब हम लोग देखो, अभी तक हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, वो सारा का सारा क्या था, इंक्रीजिंग वैल्यू पे था। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो डिक्रीजिंग वैल्यू पे होगा, लेकिन बेसिक फंडा यही है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग से ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा जो हम अभी बनाने के लिए देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो एक गांव का जनसंख्या 15,550 था। एक गांव का जनसंख्या 15,550 था। एक बीमारी फैलने के वजह से गांव का जनसंख्या 20% घट गया। एक बीमारी फैलने की वजह से गांव का जनसंख्या 20% घट गया। तो अब गांव की जनसंख्या कितनी है? बन रहा क्या? कितना आया? 12,440। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5। तो अगर पहले 5 था जनसंख्या, तो इस बार तो घट रहा है ना, तो 5 से 1 घट के इस बार क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और 5 बराबर 15,500, तो 4 बराबर निकालना है। तो 5 से हम इसको काटते हैं, 5 तिया 15, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 0, 3110। और 3110 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3110 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10 चौका 40 और 31 गुना 4 12,440। डिक्रीजिंग वैल्यू समझ में आ रहा है? चलो लिख लो इसको जल्दी से, जो नहीं बनाए। एक और क्वेश्चन लिखना है, एक और क्वेश्चन लिखना है। एक व्यक्ति ने अपना मोटरसाइकिल 25% लॉस पर यानी 25% हानि पर 13,200 रुपये में बेच देता है। 13,200 रुपये में बेच देता है। तो उसने बाइक कितने में खरीदा था? उसने मोटरसाइकिल कितने में खरीदा था? बनाओ। कितना? 17,000 पक्का? सबसे बन गया? पच्चीस % का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो रहा है? 1/4। यही हो रहा है ना। और 1/4 का मतलब क्या होगा कि अगर इसने 4 में खरीदा था तो बेचा कितने? अभी लॉस हो रहा है ना, लॉस पे बेच रहा है। ये किस पे बेच रहा है? लॉस पे बेच रहा है।
तो अगर इसने 4 में खरीदा था तो 4 से 1 कम में बेच रहा है, यानी 3 में बेच रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, 3 बराबर 13,200। इस बार 13,200 बाद वाला वैल्यू है कि पहले वाला वैल्यू है, इसको समझना। देखो इसको इधर, 13,200 इस बार बाद वाला वैल्यू है कि पहले वाला वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला, बेचा। तो बेचने का मतलब क्या है, अब तो वो फाइनल हो गया उसके हाथ से, तो उसने कितना में खरीदा था, तो है बाद वाला वैल्यू। तो 3 किसको देंगे, बाद वाले को देंगे, और 4 हमेशा किसको देंगे, पहले वाले को देते हैं, है ना। तो 3 बराबर 13,200, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 3 से इसको काटे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 0 0, 4400 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4400 को हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 17,600 रुपया आंसर। लिख लो इसको। ठीक है, देख लो हम जो पढ़ाते हैं वो 2 तरह के स्टूडेंट होता है। 2 तरह का, एक होता है क्या कि जो बैंक का तैयारी कर रहा है, सीजीएल का तैयारी कर रहा है, और जो अभी एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है वो दूसरा तरह का है, या सीएचएसएल का तैयारी कर रहा है। तो 2 लेवल का भी एग्जाम होता है। बैंक का जो पीओ लेवल तक का जो एग्जाम होता है, सीजीएल का जो एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही जबरदस्त होता है। तो जो जानता है ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, जो पहले से इसको जानता है इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा तुच्छ क्वेश्चन होता है। हमको लगता है कि 1 सेकेंड भी नहीं लगने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। और जो नहीं जानता है, जिसके लिए ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो उसके लिए थोड़ा अच्छा लेवल है ये, उसके लिए ये 30 सेकंड में बन जाएगा, 25 सेकंड में बन जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ पर एनटीपीसी का तैयारी करवा रहे हैं, चूंकि हम यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयार करवा रहे हैं स्टूडेंट को, तो थोड़ा सा अभी लो लेवल है, इसको धीरे धीरे हम लोग अप करेंगे, बट बहुत ज़्यादा अप नहीं करेंगे। जब हम बैंक का तैयारी करवाएंगे, एसबीआई पीओ का जब मेरा बैच चलेगा ऑनलाइन का, तो उसके लिए आप उसका लेवल भी आप आकर के अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका क्या लेवल है। वो सारा का सारा एक तो इंग्लिश मीडियम में होगा, और उसके बाद उसका जो लेवल होता है, चाहे डीआई का लेवल रहे, चाहे अरिथमेटिक का लेवल रहे, एनटीपीसी के लेवल से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो घबराएं नहीं कि ये क्या हो रहा है, ये इतना आसान क्वेश्चन सर कब से पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है उनके लिए जो उस लेवल का तैयारी कर चुके, लेकिन उनके लिए ये भारी क्वेश्चन है, उनके लिए ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो अभी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आसान या भारी भी नहीं होता है, इसको हम लोग नहीं समझते। जो तैयारी कर चुके हैं, जिनको सब कुछ आता है, उनके लिए ये आसान है। जिनको कुछ नहीं आता है, जो थोड़ा अभी स्टार्ट ही किए हैं, फ्रेशर है, तो उनके लिए ये भारी लेवल का क्वेश्चन है। तो चलो, अभी हम लोग ग्रेटर देन लेस देन देख रहे हैं। हालांकि फायदा सबको होगा, जो अच्छे लेवल का पढ़ रहा है ना उसको भी फायदा होगा, ये चीज जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं ग्रेटर देन लेस देन। ये हम समझ चुके हैं। ये यहां पर भी अब 2 चीज है, देख लो यहां पर, देखते जाओ, हम लोग धीरे धीरे लेवल अपना अप करते जा रहे हैं। पहले बेस समझे, बेस से फिर ग्रेटर देन लेस देन समझे, दोनों पे हम क्वेश्चन करवा दिए, अभी दोनों पे क्वेश्चन करवा दिए। अब यहां पर देखो ग्रेटर देन यानी इंक्रीजिंग वैल्यू, 2 तरह का वैल्यू है। एक तो सीधा सीधा बढ़ेगा, एक तो इक्विवेलेंट बढ़ेगा, एक बार ही बढ़ेगा, और एक दूसरा बढ़ेगा सक्सेसिव। कैसे बढ़ेगा? सक्सेसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीज। और यहां पर इससे एक लेवल और आप आते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमागत कमी, ठीक है। तो अब हम लोग एक लेवल अप आते हैं, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। यहां पर अभी तक हम लोग जो 3-4 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं वो सीधा सीधा या तो इंक्रीज था या तो डिक्रीज था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रमागत इंक्रीज कैसे होता है। क्रमागत इंक्रीज कैसे होता है?
क्रमागत इंक्रीज का मतलब ये होता है, देखो एकदम ध्यान से, जैसे हम एक ग्राफ पे बताते हैं कि ये कोई रेट दिया हुआ, ये कोई वस्तु है या ये कोई प्राइस है, इससे इसको बढ़ा दिया गया और इससे इसको बढ़ा दिया गया, इसको बेस मान करके, बेस है ना, बेस से तुलना कर रहे हैं ना, तो इसको बेस मान करके इसको बढ़ा दिया गया। दूसरा आदमी आया, इसको बेस मान के इससे बढ़ा दिया। तीसरा आदमी आया, इसको बेस मान के इससे बढ़ा दिया। तो इसी को कहा जाता है क्रमागत वृद्धि। और जो सीधा सीधा वृद्धि था वो उसका बेस एक ही था, यहां से डायरेक्ट बढ़ गया, इक्विवेलेंट इंक्रीज। यहां से सीधा बढ़ गया और ये बेस बड़ा, बेस जो है सबका बार बार चेंज होता जा रहा है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपया, कितना रुपया? 100 रुपया। 100 रुपया पे बढ़ाना है 40%। 100 रुपया पे बढ़ाना है 40%। सीधा सीधा 100 रुपया पे 40% बढ़ाना है। तो बेस अगर हम लोग 100 रुपया मान के चल रहे हैं तो 100 का 40% बढ़ेगा तो यह कितना में 140 रुपया हो जाएगा। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 140 रुपया हो जा रहा, 40% बढ़ गया 140। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि 100 रुपया पर 2 क्रमागत वृद्धि है 20% का, अगर सीधा सीधा बोले 100 रुपया पे 20% बढ़ा दो तो 40%, लेकिन क्रमागत बढ़ा दो 20% तो क्या 40% बढ़ेगा क्या? नहीं। देखो कैसे, 100 बेस मान लिए, 100 से 20 बढ़ा 120। अब 120 से 20% में बात किए थे ना, किस में बात किए थे? परसेंट में। तो 120 से 20%, तो 120 का 10% 12 होगा। 120 का 10% क्या होगा? 12। तो 120 का जब 10% 12 होगा तो 20% क्या होगा? 24। 20% क्या होगा? किसी भी संख्या का अगर तुमसे 10% पूछे ना, जैसे बोला 524 है, इसका 10% पूछा तो पॉइंट लगा दिए 52.4। बोला इसका 1% निकालो तो 5.24, इसका 0.1% निकालो तो 0.524%, 0.524। सिर्फ क्या करना, दशमलव यहां पर रखते चले जाना है। तो अभी 120 का 10%, तो यहां पे अगर दशमलव रखते हैं तो 12 आया, तो 12 आया 10%, तो 20% 12 दूनी 20%, 10% का दुगुना होता है ना, 12 दूनी 24। तो 120 पर से अगर 24 बढ़ेगा तो 144 हो जाएगा। बोलो, तो यहां पर दिख रहा था 40% सीधा बढ़ा था तो 100 से 140 ही हुआ था। यहां पर 20% 2 बार बढ़ा तो 120 हुआ, फिर 120 से 144 हुआ। अगर इक्विवेलेंट इंक्रीज देखेंगे, इक्विवेलेंट वृद्धि देखेंगे, कितना वृद्धि किया तो असल में 44 कर गया वृद्धि। तो इसी को क्या कहा जा रहा है? सक्सेसिव। अगर इस पर से भी देखा जाए, अगर 20% इस पर से देखा जाए, ध्यान से देखो, तो 20% अगर इस पर से देखा जाएगा तो बेस अब क्या होगा? 144 बेस होगा ना। तो बेस बार बार क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। 144 का 10% 14.4 और इसका डबल कर देंगे तो 28.8 आ जाएगा। और 28.8 अगर हम लोग इसमें जोड़ते हैं, 144 में 28.8 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है, देख लो कितना आ जाता है, 172 रुपया 80 पैसा। तो 20%, 20%, 20% का 3 सक्सेसिव वृद्धि किया तो 172.8 हो गया। इसका मतलब टोटल कितना वृद्धि किया? 100 से 172 हुआ, 72.8% वृद्धि हुआ अगर इक्विवेलेंट वृद्धि देखा जाए तो बेस चेंज हो रहा है। इसी को क्या कहा जा रहा है? क्रमागत वृद्धि। और इसी तरह से क्रमागत वृद्धि कहां होगा? जहां भी बोला क्या कि ए ने एक साइकिल खरीदा 500 रुपया में, बी को बेच दिया 10% प्रॉफिट लेकर। ए ने एक साइकिल खरीदा, या एक क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो तो और भी समझ में आ जाएगा। बोला ए ने बी को एक साइकिल, ए ने बी को एक साइकिल 10% प्रॉफिट पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। बी ने सी को 9.1/11% प्रॉफिट पर बेचा, 9.1/11% प्रॉफिट पर बेचा। और सी ने डी को
सी ने डी को 25% लॉस पर 25% लॉस पर बेचा। अगर डी ने उस साइकिल को 972 रुपये में खरीदा, 972 रुपये में खरीदा, तो ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था? ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था? वन 1080 देखते हैं। देखो क्या हो गया, इस बार क्रमागत वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर देखो, ए ने जितना में खरीदा था उससे 10% प्रॉफिट बोले, 10% प्रॉफिट बोले थे ना, 10% प्रॉफिट पे किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। अब बी ने क्या किया? बी ने सी को कितना बोले? 9.1/11% प्रॉफिट पर बेच दिया। और अब सी ने डी को कितना परसेंट प्रॉफिट बोले? 25% लॉस पे बेच दिया। कितना परसेंट लॉस पे? 25% लॉस पे बेच दिया डी को। और डी ने इसे कितने में खरीदा? 972 रुपये में खरीदा। डी ने इसे 972 रुपये में खरीदा, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? यह क्वेश्चन है। तो सक्सेसिव वृद्धि हो रहा ना। कैसा वृद्धि हो रहा? सक्सेसिव। ध्यान से देखो, अभी हमने 100 पे बताया था। किस पे बताया था? 100 पे। 20% का फायदा हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हो कितना गया? 144। बोलो हुआ क्या? अब 20% पे थोड़ा बात को गौर करते हैं। 20% पे 20% का मतलब क्या है कि 5 से 1 बढ़ गया 6। सक्सेसिव वृद्धि होता है। तो सक्सेसिव वृद्धि का मतलब है, अब बेस ये होगा 5 से फिर क्या हो जाएगा? 6। फिर इससे भी सक्सेसिव वृद्धि होगा, तो ये 5 से क्या हो जाएगा? 6। बोले होगा क्या? रेशियो है असल में। ये असल में क्या है? रेशियो है। अगर हम लोग सिर्फ अभी 2 ही लेकर के चले, तो आप लोग पढ़े होंगे बुक में, ऐसे आता है 5 5 25, ऐसे आता है क्या? 6 5 30 और 6 गुना 6 36, ऐसे आता है क्या? तो इनिशियल वैल्यू हुआ 25 और फाइनल वैल्यू हुआ 36। बोलो हुआ क्या? अब गौर से देखो, 25 चौका 100, 25 चौका तो 36 चौका 144, 4 गुना है क्या? तो रेशियो में 25 रेशियो क्या हो गया? 36। अगर हम परसेंटेज पे बात करते, बोले 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, हम बोलते 5 से 6 बढ़ा, फिर 5 से 6 बढ़ा, तो 25 से 36 हुआ क्या? सक्सेसिव वृद्धि में बार बार गुना कर रहे हैं। रेशियो हमको ऐसे बैठाने का जरूरत नहीं है। देख लो, 5 से 6 बढ़ा, फिर 5 से 6 बढ़ा, तो 5 5 25, 6 गुना 6 36। ठीक है। अभी अब आते हैं हम लोग रेशियो पे, और रेशियो को समझने का कोशिश करते हैं। तो सक्सेसिव वृद्धि में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि गुना हो रहा है, लगातार गुना हो रहा है, एक बार नहीं, लगातार गुना हो रहा है। बोला 10% बढ़ा, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। हम बोले ए अगर 10 में लिया होगा तो 10 से कितना में बेच दिया? 11 में बेच दिया बी को। बी ने 9.1/11 यानी 1/11, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या था? इनिशियल प्राइस क्या करना था? 10% फायदा हुआ, तो 10 से क्या हो गया? ये 11। 10% प्रॉफिट लेकर के अगर बेचा है तो 1/10 अगर बढ़ाया तो 10 से क्या हो गया? ये 11। इसी तरह से अगर 9.1/11% प्रॉफिट लेकर के बेचा तो 1 से 1/11 बढ़ेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 11 से ये हो गया 12। ठीक। और फिर 25% लॉस पे बेचा तो 1/4 घटा के बेचा होगा, इसका मतलब 4 से ये कितने में बेचा होगा? 3 में। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकाले तो क्या आया? 10:9 आया, और यही 9 बराबर 972, तो 1 बराबर 108 आया, और 10 बराबर 1080 आया। और इसी फंडा से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन अभी तुरंत बनाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो।
एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के दर से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों के लिए उधार लिया। 3 वर्षों के लिए उधार लिया। वह व्यक्ति 3 वर्षों के बाद कितना रुपया लौटाएगा? वह व्यक्ति 3 वर्षों के बाद कितना रुपया लौटाएगा? सुन लो इधर, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? नाम जैसा सुने चक्रवृद्धि ब्याज और बहुत भारी लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब भी क्या होता है? चक्र की तरह वृद्धि करना। ये तो समझ में आ रहा ना, लेकिन असल में चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज करना। असल में क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज करना। सक्सेसिव इंक्रीज करने का ये मतलब है कि अगर 100 रुपया उधार ले रहा है तो 10% के दर से तो 110 रुपया हुआ एक वर्ष में। अगले वर्ष में 110 का 10% लगेगा। अगले वर्ष में 110 का 10% लगेगा। ये समझ पा रहे हो क्या? बोलो जल्दी। और फिर अगले वर्ष में यानी तीसरे वर्ष में 110 का 10% 11 होता है, यानी 121 हुआ, तो इस 121 का 10% लगेगा। इस 121 का 10% लगेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया? कौन सा कॉन्सेप्ट आया? सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट आया, इंक्रीजिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया, ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट आया। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ये आ रहा समझ में? ये कहां से आ रहा है? अब देखो, अभी तुरंत हम एक क्वेश्चन बताए कि 10,000 था। कितना हजार था? 10,000। तो 10,000 पर से 10% बढ़ा, तो 10,000 पर से 10% बढ़ेगा तो 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो ये हो जाएगा 11,000। बोलो होगा क्या? 11,000 का 10% अगर बढ़ाओगे तो 11,000 का 10% 1,100 होता है, और 1,100 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 11,000 12,100 हो जाएगा। 12,000 क्या हो जाएगा? अगर फिर से 10% बढ़ाते, क्योंकि 3 वर्ष का हम बोले ना क्वेश्चन, तो फिर से 10% अगर बढ़ाते हैं तो इसका होता है 1210। 12,100 का 10% 1210, तो 1210 अगर हम लोग इसमें जोड़ दे तो 1200 अगर हम लोग यहाँ पर 10 जोड़ दे तो 133 10 हो जाएगा, यानी 13,310 हो जाएगा। और आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 13,310। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 13,310। बोलो इसमें कोई समझ में आया क्या? ये इसमें कोई दिक्कत भी है तो बताओ कि यहां पर कोई फार्मूला का इस्तेमाल किए? अब रेशियो पे आ जाओ। जब 10% बढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा था सक्सेसिव इंक्रीज ऐसा हुआ, 10% बढ़ा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 10 से 11 हुआ। 10 से क्या हुआ? फिर अगले वर्ष भी 10 से 11 होगा, फिर अगले वर्ष भी 10 से 11 होगा, तो 10 गुना 10 गुना 10 ये क्या हो जा रहा है? 1,000। और 11 गुना 11 गुना 11 ये क्या हो जा रहा है? 1331। तो ये हुआ प्रिंसिपल या इनिशियल वैल्यू हम लोग जिसको बोलते हैं। और ये क्या हो गया? अमाउंट या मिश्र धन हम लोग जिसको बोलते हैं। प्रिंसिपल, मूलधन, इनिशियल वैल्यू, अमाउंट, मिश्र धन, फाइनल वैल्यू। अगर सीआई पूछेगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 1,000 से 1331 कितना ज्यादा बढ़ता है? 331 बढ़ता है। बढ़ता है क्या? तो 331 कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहां पर देख लो, शुरू में क्या था? तो हम बोलेंगे 1,000 बराबर 10,000। हम बोलेंगे क्या? 1,000 बराबर 10,000। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा? तो बताओ कि 1331 बराबर 1331 गुना 10 कर दे, 1331 गुना 10 कर दे तो 13,310 के हो जाएगा बराबर। बोले होगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो हम इस 331 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3310 हो जाएगा। बोले हो जाएगा क्या? तो हम यहां पर कहां पे फार्मूला का इस्तेमाल किए? कहां पर हम a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n का यूज किए। उसको भी जानेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानेंगे, उसको भी जानेंगे कि ये फार्मूला होता क्या है, क्योंकि बचपन से असल में वही चीज सीखते हुए हैं। लेकिन हमारा दिमाग काम करता है कि जब हम किसी चीज को बहुत आसानी से हासिल कर ले तो उसके लिए हम मेहनत क्यों करें। इंडियन
जो होता है इंडियन, तुम देखोगे इंडियन का बॉलिंग उतना अच्छा नहीं होता है। क्रिकेट देख रहे हो ना आजकल, तो आजकल क्रिकेट देख रहे हो या कभी भी क्रिकेट देखते होगे तो इंडिया में कभी नहीं सुनोगे बहुत खतरनाक बॉलर हुआ, मतलब 160 के स्पीड में फेंक रहा, शोएब अख्तर की तरह, डेल स्टेन की तरह, ब्रेट ली की तरह। ऐसा इंडिया में नहीं। इंडिया में बहुत जो फास्ट फेंकता है वो 130 135 तक फेंकता है, मिस्टेक से कभी कभार 140 प्लस कर जाता है। बात समझे? उसका कारण क्या पता है? यहाँ का बैट्समैन, यहाँ का बैट्समैन जो है छक्का चौका ज्यादा मारता है, रन कम लेता है। धोनी को छोड़ के, धोनी को छोड़ के यहाँ का जो बैट्समैन है छक्का चौका खाली मारने में विश्वास लगता है। सबसे ज्यादा छक्का चौका, या तुम समझ लो कि सबसे ज्यादा जो चौका मारता है वो इंडियन ही मारता है। अब देख लो तुम बाहर का जो भी क्रिकेटर सब है वो सब रन लेता है, खूब दौड़ता है, रनिंग बिटवीन द विकेट उसका ज्यादा। उसका कारण क्या पता है? उसका कारण है इंडियन ये सोचता है कि जब हम किसी चीज को बहुत आसानी से प्राप्त कर ले, जब हम उसको रने से हरा दे तो उतना बॉलिंग मजबूत करने से क्या फायदा। इतना रने बना दो कि बॉलिंग करते करते भी, अपना बॉलर करते करते भी जो है ना, चलो 350 रन बनाया मान के चलो, ठीक है, तो 350 रन बनाया, उसके बावजूद जो है वो हार गया। उसके बावजूद जो है हम लोग इंडिया देखते होगा कि हार जाता, 350 बनाया, 300 बनाया, फिर भी हार जाता। उसका कारण क्या? बॉलिंग बेकार है, ठीक है। फिर भी बॉलर का दिन भी खराब रहता है तो 5-10 रन से इंडिया कभी कभार जीत भी जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि हम कोशिश हमेशा ये करना चाहिए, मनुष्य हमेशा सरलता का मार्ग ढूंढता है। मनुष्य पहले, हमारा इंडियन पहले धोती कुर्ता पहनता था ना, पहले कंदराओं में रहता था, भालू नाचता था, आजकल अभी जीन्स पहन रहा है। अभी पूरा वर्ल्ड का जो गूगल का जो CEO है वो भी हमारा इंडियन ही है, सुंदर पिचाई। तो हमारा इंडियन बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे भी है और बहुत छोटे छोटे पोस्ट पे भी है, क्योंकि इंडिया का वैसे भी जनसंख्या है। किसी देश में तुम चले जाओ, वर्ल्ड के किसी देश में चले जाओ, इंडिया का देख लोगे 1-2 आदमी वहां पे रहता ही है। अमेरिका चले जाओ तो तुमको एक मोहल्ला तुमको मिल जाएगा बिहारी का। खनी है, ओ तुम भी उधरे का है, बिहारे का, चलो चलो ठीक। मॉरिशस चले जाओ, मॉरिशस में तो प्रधानमंत्री है बिहार का समझे क्या? तो बिहारी भी मिल जाता, बिहारी पूरा इंडिया में मिल जाएगा, इंडिया पूरा वर्ल्ड में मिल जाएगा। जिस देश में जाओगे तो तुमको किसी गली मोहल्ला में 1-2 आदमी जो है वो ट्रक चलाते हुए। कनाडा जाओगे तो तुमको जितना ट्रक ड्राइवर है वो सब पंजाबी है ना, और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी है पंजाबी, सांसद भी है वहां पे। तो कहने का मतलब छोटा से छोटा पोस्ट, बड़ा से बड़ा पोस्ट हम लोग हैं। तो हम लोग सब जगह छाए हुए हैं और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग कोशिश करते बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। तो जब कोई चीज़ हमको आसानी से प्राप्त होता है तो हम लोग उसको भारी क्यों बनाएं? भारी इसलिए बनाया गया बचपन से उसको, क्योंकि शुरू में फंडामेंटल ज्ञान भी होना जरूरी है, बेसिक्स का जानकारी भी होना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, अब हमारा एग्जाम होने वाला है, टाइम हमारे पास कम रहता है। तो टाइम हमारे पास कम रहता है तो कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। 40-50 नंबर पे कट ऑफ नहीं जाएगा, 70 पे जा रहा है कट ऑफ, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना चाहिए जितना दिया गया टाइम है उसमें। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सरलता का मार्ग ढूंढते हैं। यहाँ भी देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग सरलता का मार्ग ढूंढ लिए। बात आ रहा समझ में क्या? यहां पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भारी कर दे, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% कर दे, तो भी हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन लो जल्दी से। अच्छा उतारे नहीं क्या? उतार लो। पहले इसको लिख लो, बेसिक को लिखने के बाद यहां से इसको लिख लो और उसके बाद फिर रेशियो पे लिख लेना, ठीक है। पहले इस चीज को लिख लो इतना दूर को और उसके बाद फिर उसको उधर लिख लो।
ये 100 वाला अलग है, 100 वाला अलग है, इसको छोड़ देना। ये 10,000 से बढ़ा है इसे, ठीक है, और ये रेशियो पे बनाया गया है। लिख लिए क्या? अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं, ये खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। हमको लग रहा है कि इसको ये और भी लंबा चला जाएगा अगर हम इसको खींचना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10 दिन लग जाएगा उसको एकदम पूरा निचोड़ समझाने में। हम लोग ऐसा करते हैं, कल से सेट स्टार्ट करते हैं, और सेट स्टार्ट करने में जो भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा या जो भी क्वेश्चन जिस तरह का भी आएगा उसको हम फुल डिस्कस करेंगे, उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। और जब वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगा 10 सेट तक में, यानी 250 क्वेश्चन में हमको दिक्कत होगा। 25-25 क्वेश्चन का ही हम सेट बनाए। 30-30 का था, समझे, कुछ 30-30 का था तो फिर भी हम उसको 5-5 छाट दिए, 25-25 का ही बनाए सेट। तो 25-25 का ही सेट बनाया हुआ है, और CHSL का भी उसमें क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तो दोनों ही चीज़ को हम लोग एक साथ लेकर के चल रहे हैं और सेट बनाना शुरू करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस पूरा बढ़िया से कर लेंगे। तो शुरू के 200 से 250 क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसका सारा कॉन्सेप्ट जब एक बार में समझ में आ जाएगा, आपसे बनना जब शुरू हो जाएगा तो फिर बहुत मज़ा आएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल।